मोदी जी का वादा धूका निकल गया। विकास से संबंधित मिर्जापुर में लोग चल रहे हैं। अधिकांश गलियां खराब हैं, कुछ सड़कें भी खराब हैं। और रही बात उद्योग धंधे का, तो वो समाप्त हो चुका है। 50 लोग हमारे मोहल्ले से हिंदू पलायन किए और वह यहाँ रोजगार ही नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री आवास का क्या मतलब है? नमस्कार, मैं हूं गुलाम अंसारी। जैसा कि आपको बता दें, आज हम मिर्जापुर में आए हुए हैं और मिर्जापुर के नटवा स्थित के वरिष्ठ नेता हैं श्री दिनेश यादव जी के पास पहुंचे हैं और इनसे चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे। ये मिर्जापुर के जो है जनपद के विकास के मुद्दे पे बात करेंगे और लेके पार्टी लेवल पे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए लेके चलते हैं। सब हमारे साथ सीपीआई के वरिष्ठ नेता श्री दिनेश कुमार यादव जी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि जनपद के मुख्य विकास को लेकर जिस तरीके से सरकार वादा कर रही है कि हर तरफ विकास हो रहा है, विकास के मुद्दे पे बात करेंगे। जी, सबसे पहले दिनेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसा कि देखा गया है, सरकार एक तरफ ये वादा कर रहा है कि विकास को लेकर कि जनपद में तमाम तरीके के विकास हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे सड़कें दिख रही है। इसमें क्या मानेंगे, क्या विफलता मानेंगे? नगर की विफलता है या प्रदेश लेवल की विफलता? नगर प्रदेश के साथ साथ केंद्र सरकार की विफलता है। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी पुतलीघर स्थित मैदान में आए थे, जो कि यहाँ के बड़े व्यवसायी इस समय रामचंद्र मौर्य जी का है। और उसमें एक संयोग से बंद पड़ी कपड़े मिल की चिमनी है। उन्होंने यह वादा किया था कि भाइयों और बहनों, इस चिमनी से धुआं निकलना चाहिए कि नहीं, यदि मेरी सरकार बनी तो इस चिमनी से धुआं निकलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब मोदी जी का वादा धूका निकल गया विकास से संबंधित मिर्जापुर के लिए, तो छोटे मोटे भी उसी रास्ते चल रहे हैं। और मिर्जापुर में जो गलियां हैं वो तो है ही नहीं, समाप्त हो चुकी हैं। बिल्कुल मिट्टी पे लोग चल रहे हैं। अधिकांश गलियां खराब हैं, कुछ सड़कें भी खराब हैं। और रही बात उद्योग धंधे का, तो वो समाप्त हो चुका है लगभग। यहाँ जो दरी का व्यवसाय था वो भी नष्ट हो गया है। थोड़े बहुत चल रहे हैं जो यहाँ मोस्टली लोग अब गुजरात और गोवा और बंबई के नगरों पर आश्रित हो गए हैं। दुर्भाग्य है कि जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं वहाँ हमने एक दिन गिना 50 नौजवान हिंदू, हम मुसलमान की बात नहीं कर रहे कि मुसलमान घर छोड़ के भाग गया, हिंदू की बात कर रहे हैं कि 50 लोग हमारे मोहल्ले से हिंदू पलायन किए हैं। और 50 लोगों में से लगभग 40-35 लोगों का यहाँ पे आवास है, प्रधानमंत्री आवास। लेकिन प्रधानमंत्री आवास बना है और वह यहाँ रोजगार ही नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री आवास का क्या मतलब है और ऐसे विकास का क्या मतलब है कि जब वो अपने घर रह ही ना पाए और अहमदाबाद, गुजरात, गोवा जैसे जा करके फुटपाथों पर अपनी जिंदगी जिए, तो जीवन स्तर में कोई जब तक बदलाव नहीं आएगा तो विकास का कोई मतलब होता नहीं। लेकिन जहां तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल तक डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पे जो है कि नगर पालिका के चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि नगर पालिका के अंतर्गत कार्यों को हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसमें विफलता किसको मारे? सरकार की तरफ से बजट तो आ रहे होंगे, बजट तो आ ही रहे हैं, कार्यक्रम बन रहे हैं, लेकिन एक ही सड़क को कई बार बिना योजना सही ढंग से न बनने के कारण ये काम सही हो नहीं पा रहे हैं। बार बार वही काम हो रहा है। तो योजना न बनाने का, योजना जो बनाने में ये लोगों का जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उसकी वजह से विकास का काम नहीं हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो है कि हिंदू हमारे यहाँ से प्लान कर रहे हैं, मुस्लिमों की तो बात अलग, माइनॉरिटी के तो हिंदू की बात आप कहे हैं, तो हिंदू का प्लान होने का कैसा संभव हो सकता है ऐसा? देखिए, हम बताएं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। हम तो कहें जो भी सरकार धर्म के नाम पे चलेगी, दक्षिणपंथी जो सरकार होगी वह धर्म का नाम तो लेगी, लेकिन उसी धर्म को मानने वाले लोगों को प्रताड़ित करेगी। चाहे वो हिटलर रहा हो, ईसाई धर्म के आधार पर शासन किया, और चाहे तमाम मुस्लिम देश हैं जहाँ की लोकतंत्र नहीं है, तो वहाँ के लोगों को परेशानी दिक्कत होगी। तो धर्म के नाम पे सरकार ने, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने का मतलब ही होता है कि धर्मनिरपेक्ष है। अगर लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष दोनों अलग नहीं है। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ संविधान में बाद में लिखा गया कि धर्मनिरपेक्ष देश होगा इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता दोनों एक ही है। अगर लोकतंत्र है तो देश धर्मनिरपेक्ष है, अगर जो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, किसी धर्म विशेष का है, तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता वहां पे।
क्या लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र का डिमांड चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र को घोषित किया जाए? और नहीं भाई, ये सब सिगुफा है, ना कभी बन पाएगा ना बनेगा। इसके पीछे का क्या रीजन है? इस पे चर्चा आप लोगों की नहीं करनी चाहिए, ये मुद्दा ही नहीं है, वो कभी नहीं बन पाएगा। ये सब सिगुफा है, दे रहे हैं लोगों के बीच में। देखिए, जो लोग कुंठित भावना से ग्रसित हैं समाज में, उनको ये सब दिया जाता है मटेरियल, इसके बारे में आप बात करिए। अच्छा, सीपीआई की बात करेंगे, जिस पार्टी से आप आते हैं और जिले लेवल के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में माने जाते हैं, यहाँ से लेकर आपको प्रदेश क्या नेशनल लेवल पे लोग जानते हैं आपको, तो सीपीआई एमएल का जो एजेंडा है, किस तरीके से आप अपने एजेंडे को जिले में फैला रहे हैं या जिले में कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं? सीपीआई भगत सिंह जैसे लोगों के विचारों में चलती है, और भगत सिंह के विचारों का ही नहीं सही प्रचार हो पाया। हम लोग करते हैं, लेकिन जैसे जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, वो सरदार भगत सिंह को भी धर्म से जोड़ती हैं। कुछ तो सरदार भगत सिंह को आतंकवादी जैसा बता देती हैं, कुछ ऐसा बता देती हैं जैसे सरदार भगत सिंह आ रहे हैं तो बम कट्टे से लैस होंगे। तो सरदार भगत सिंह का जो विचार था वो फैल नहीं पाया। और सरदार भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने की बात नहीं कर रहे थे, यहीं के जो लोग थे, जो दबा करके समाज को रखे हुए थे, उनसे भी लड़ने की बात कर रहे थे। जब तक किसान, गरीब और छुआछूत जो व्यवस्था थी समाज में वह नहीं समाप्त होगी, तब तक हमारा देश आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। इससे तो हम जो चाह रहे हैं, हमारी जो पार्टी चाहती है कि जो समानता के लिए जो भी जरूरी हो, नीचे वाले को ऊपर उठाने के लिए जो भी जरूरी हो, और जो कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत है, जो वामपंथी दलों का सिद्धांत है, मार्क्स का जो सिद्धांत है, उसका हम लोग प्रचार करते हैं। और उसमें कहीं भी हिंसा नहीं है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई हिंसा की बात नहीं है। तो क्या लगता है कि इस समय जो है कि वही विचारधारा चल रहा है जिसको सीपीआई बढ़ा रहा है, या सीपीआई उस पर कार्य कर रही है? क्या जिले में भी ऐसा है कि हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग विचारधारा फैले। विचारधारा तो चलेगी तो सीपीआई की, कोई भी विपक्षी पार्टी दक्षिणपंथी है या तो वामपंथी है। जो बीच वाले हैं, तो कांग्रेस के दो लोग थे कि मध्यमार्गी थे, हम इधर भी है उधर भी है, तो उसमें मध्यमार्गी कोई हो ही नहीं सकता। अब आजकल जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, वो भी वामपंथ की भाषा बोल रहे हैं। जिसके अंदर जरा सा भी मानवता होगा ना, वो वामपंथ की बात करेगा। अगर कोई मनुष्य कष्ट में है, और ज्यादातर मनुष्य आजकल कष्ट में है, उनके पास रोजी रोजगार ये सब नहीं है, तो वो उनकी जो बात करेगा, उनकी पीड़ा को महसूस करेगा, बोलेगा, तो वो निश्चित रूप से हमारे ही विचारों में काम कर रहा है, हम उसका सहयोग भी करेंगे। हम उसको सहयोग इसलिए करेंगे कि वो ज्यादा एग्रेसिव होकर काम कर रहा है, ज्यादा सही ढंग से कर पा रहा है, हम हो सकते हैं कुछ कमजोर पड़ रहा है, साधन न हो, हम उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि वो मेरे विचार को बढ़ा रहा है। आपकी पार्टी सीपीआई जो है कि इंडिया गठबंधन में सम्मिलित है, इसमें इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रही है, तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव में किस तरीके से वो परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें को लेकर आएंगी? सीपीआई का जो है गठबंधन है, सीपीआई चुनाव लड़ेगी। तैयारी भी हमारी लोगों की चल रही है, मेंबरशिप चल रहा है। अभी 28 तारीख को हलिया में भी एक सम्मेलन है, अभी कुछ लोग की सदस्यता बढ़नी है, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो करना चाहिए जमीन पे वो काम हो रहा है। और रही बात कार्यकर्ता की संख्या की कमी, तो किसी से हम कमजोर नहीं है, बशर्ते ये है कि जो माहौल है वो इस समय दक्षिणपंथियों के हाथ में चला गया है। अब उसको जातिवाद से तोड़ने की कोशिश लोग कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग अभी उनको अपने साथ को नहीं ला पा रहे हैं। अब मजबूरी है कि जातिवाद और दक्षिणपंथियों के बीच में लड़ाई होगी, जो हम लोग जिसके साथ रहेंगे फिर इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। लेकिन कई चीज़ें यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सीपीआई इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद भी आज के समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में आई और सरकार बनाई, और उत्तर प्रदेश से लेके सेंट्रल तक, और कांग्रेस ने भी अपनी सरकार, सीपीआई अभी तक क्यों उभर नहीं पाई? क्या लगता है इसमें क्या कमियां रहेंगी? हम बता रहे हैं, शुरू में 1950 से जब पहला चुनाव हुआ, तभी से कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी। नेहरू जी ने, क्योंकि इतने पुराने नेता हैं, भाजपा के लोग भी बुराई करते हैं उनकी, हम भी करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन नेहरू जी कहीं बीच वाले रास्ते के चक्कर में दक्षिणपंथी संगठनों का साथ दिया। पटेल जी नहीं दे रहे थे,
पटेल जी तो उन लोगों पे बैन लगा दिए थे, लेकिन आजकल वो लोग पटेल पटेल का रखते हैं और नेहरू जी को गाली देते हैं। लेकिन जबकि नेहरू जी ने उन दक्षिणपंथी ताकतों को हम लोगों के अगेंस्ट खड़ा किया कि इनको कमजोर करेंगे। आवाज उसी का नतीजा है कि कांग्रेस भोग रही है। और दूसरे नंबर की पार्टी सीपीआई होती थी, ये और कोई पार्टियों का आता पता नहीं हुआ करता था। अब ऐसे में हम तो अपने विचारों में रह गए, लेकिन अब कांग्रेस सरकार बनाती गई, बार बार बनाती गई। भाई अब साधन का चुनाव हो गया, भौतिकवाद इतना तेज है कि सारे लोगों को सब सुविधा चाहिए, हम लोग उसमें पिछड़ गए, साधन सुविधा रह नहीं गई। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि पिछड़ गए, लेकिन हमारे यहाँ कोई विचार का लेकर कोई सिद्धांत को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। इसलिए हम लोग पूरा उम्मीद है कि जो हमारा विचार है, जो सिद्धांत है, वो जिंदा है और हमारा ही काम होगा। जैसे कि चाहे हम 10 ही सीट जीतने, 20 ही सीट जीतने, जो भी सीट रहेगा, जब भी हमारी कुछ सीटें रही, हमने जनता के हित में कानून बनाया है, चाहे वो अनुवाद शिक्षा कानून हो, चाहे सबके लिए काम सबका अधिकार जो था, उसके पहले जवाहर रोजगार योजना हुआ करता था, ये काम का अधिकार नहीं था कि जो 100 दिन का काम हमको मिल रहा है, नरेगा बाद में मनरेगा हो गया, ये नहीं था। इसके लिए हमने दोपहरिया में संघर्ष किया था, पूरे देश में यात्रा निकला था। और उसके अध्यक्ष थे पहले डीपी सिंह, फिर हम लोगों के मिर्जापुर में यात्रा आई, उसमें थी एरी राजा, इसमें वो सीपीआई की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला उसका विंग का। तो सारे जो भी मनुष्य जो भी यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, जीविका के लिए जरूरी है, उसके उत्थान के लिए जरूरी है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भाग लेती है। अभी देखिए ये यूपीए 1 में जो जितने अच्छे अच्छे कानून बने, सब कानून को सीपीआई ने समर्थन दिया और उसका साथ दिया। ऐसे ही इंदिरा जी जब थी, उस समय 20 सूत्री कार्यक्रम था, जिसमें से 16 मांगे सीपीआई की थी और 16 हमारी संख्या 10-20 पहुंच जाए तो हम 100 के बराबर हैं। अच्छा, 16 में और मांगे पूरी हुई भाई? 16 क्यों, तो हमारी 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि 16 तो हमने सुझाव दिया था, 16 हमारी योजनाएं चल रही थी। जो भी इंदिरा जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया था विकास के लिए देश के, उसमें से मात्र 4 तो कांग्रेस था, बाकी सीपीआई का था। सीपीआई उनको उस समय समर्थन दिया था जब वो मुरारजी देसाई और उनका विवाद था, इमरजेंसी वगैरह लगा था, सीपीआई ने समर्थन दिया था उनको। उसके बदले में उन्होंने जनता के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया था। तो 16 जो है सीपीआई ने उनको बना दिया था, उस पर उन्होंने काम किया था। तो सरकार किसी की रहे, हमारी ताकत सिर्फ मजबूत हो जाए ना, तो काम हम करवा लेंगे। सरकार भले रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, जिस तरीके से आज के समय में हिंदू मुस्लिम का सारा चल रहा है, क्रिएटिव पैदा किया जा रहा है, जिस तरीके से जहाँ भी देखिए हिंदू मुस्लिम का, क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम करने से देश डेवलप कर पाएगा या देश? और जब ये अंग्रेज थे तभी से ये लोग कर रहे हैं। ये तो संगठन है, जो दक्षिणपंथी संगठन बन करके समाज में है ना, ये अंग्रेज से पहले ही करते थे। इनको देखिए नफरत फैलाना इनका काम है और नफरत के दम पे ही अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। तो अब हमारे की तरह उन्होंने कहा कि हम प्रेम बढ़ाएंगे, लोगों के बीच में सौहार्द बढ़ाएंगे, एक तरीका हो सकता है, लेकिन जिस एक मनुष्य के अंदर ईर्ष्या भी होती है, उसको रोज रोज आप देखते हैं तो कुछ संगठन ऐसे हैं कि यही काम करते हैं। जब भी उनके मुंह से निकलेगा तो नफरत की बात निकलेगी। और हम लोग मोहब्बत न बढ़ा करके, बल्कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इन्हों को सुधार आ जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, फैला ही नहीं पैदा होगा। जैसा कि आपको हम बता दें, हमारे साथ दिनेश यादव जी थे और जो कि ये सीपीआई के थे, नेता थे, वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें माने जाने नेता हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बात जो भी रखी पारदर्शिता से, देश के हित में बात रखी, उन्होंने विकास के मुद्दे भी बात किए। बने रहिए हमारे साथ खबरों में, देखते रहिए BRN भारत न्यूज़।